गोपाल एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी साहूकार था। उसके गांव में उसके अलावा और कोई दूजा व्यक्ति न था जो अमीर हो और ना ही साहूकार हो। और ऐसा इसलिए था क्योंकि गोपाल ने आज तक कभी भी किसी को खुद से आगे जाने ही नहीं दिया था। वो लोगों से ऊंची ब्याज दरों पर पैसे अदा करता। ऐसे ही एक बार की बात है, गोपाल मुस्कुराते हुए पैसे गिन रहा होता है कि तभी उसकी बीवी हेमलता वहाँ पर आ जाती है और गोपाल को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। आपके हाथों में कोई लॉटरी लग गई है क्या? अभी तक लॉटरी लगी नहीं है हेमलता, पर कुछ ही दिनों में लगने वाली है। पर वो कैसे? अपने गांव का जमींदार किशन याद है तुम्हें? अजी उसको कौन नहीं जानता। एक आपके बाद वही तो है इस गांव में सबसे अमीर, जो आपके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। बस हेमलता, कुछ दिनों बाद मैं उसी रोड़े को अपने रास्ते से हटाने वाला हूँ। याद है ना तुम्हें, एक हफ्ते पहले ही उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ शहर के एक अमीर घर में की थी और साथ ही अपने एक लौते बेटे को भी उसने विदेश पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। अरे मुझे सब याद है। 3 महीने का समय मांग कर उसने आपसे ही तो उधार लिया था। 3 महीने नहीं है लता, 3 हफ्ते। जब वो कागजात पर दस्तखत करने के लिए पेन ढूंढ रहा था, उसी बीच मैंने दस्तावेज बदल दिए थे। अब कुछ दिनों बाद उसकी शानदार हवेली हमारी होगी और वो रोड पर। गोपाल की ये बात सुनकर हेमलता भी बहुत खुश होती है। अब इसी तरह से अगली सुबह होते ही गोपाल के दरवाजे पर विवेक नाम का एक गरीब आदमी आता है और वो गोपाल को कुछ पैसे देकर उससे बोलता है, साहूकार जी, ये इस महीने का पैसा, इसे मिलाकर मैंने अपना पूरा कर्जा अदा कर दिया है। अब मुझे मेरी जमीन के कागजात दे दो। कौन सी दुनिया में है तू विवेक? तूने सिर्फ हर महीने ब्याज भरा है, मूल देना तो अभी बाकी है। और वादे के अनुसार तूने कहा था कि 6 महीने में तू अपना कर्ज चुका देगा, परंतु 8 महीने हो चुके हैं और अब तक तू अपना कर्ज चुका नहीं सका। उस हिसाब से तेरी वो जमीन अब मेरी हो चुकी है। ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, ऐसा मत करो, मुझे मेरी जमीन दे दो। मैंने समय रहते तुम्हें अपना सारा कर्ज अदा कर दिया है। साहूकार मैं हूँ या तू? और मैंने तुझे उधार दिया था जब तुझे पैसों की जरूरत थी, तब तो मेरे दरवाजे पर आकर बड़ा गिड़गिड़ा रहा था। मेरे पास पूरा हिसाब है और तूने अपनी मर्जी से अंगूठा लगाया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर तू कर्ज नहीं चुकता करता तो तेरी जमीन मेरी होगी। साहूकार की ये बात सुनकर विवेक रोता हुआ उसके पैरों में गिर जाता है और उससे अपनी जमीन मांगने लगता है, परंतु गोपाल उसे उसकी जमीन के कागजात नहीं देता और उसे अपने घर से धक्के मार कर निकाल देता है। और इसी तरह से एक दिन आशा नाम की एक गरीब दुखिहारी मदद मांगने के लिए साहूकार के पास आती है। साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अगर मैंने तुरंत उसका इलाज नहीं करवाया तो वो मर जाएगा साहब। अरे तो फिर जाकर अपने बच्चे का इलाज करवाना, मेरे पास क्यों आई है? साहब ऐसा मत बोलिए, अब आप ही मेरा एक आखिरी सहारा है। साहब, डॉक्टर ने बोला है कि मेरे बच्चे के दिल का ऑपरेशन होगा और उसके ऑपरेशन के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है साहब, अगर आप मेरी कुछ मदद कर देंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। तुझे 10 लाख रुपए चाहिए? बदले में तू मुझे क्या देगी? तेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? साहब, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इन 2 कड़ों के। आप चाहो तो मेरे सोने के कड़े रख लीजिए। अरे तेरे ये कड़े तो 10-20 हजार के होंगे, इनको लेकर मैं क्या करूंगा? वैसे तू दिखने में खराब नहीं है, तू चाहे तो खुद को गिरवी रख सकती है मेरे पास। चिंता मत कर, मैं तुझे और तेरे बच्चे को 2 वक्त का खाना दे दूंगा। बस तुझे मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, वो भी जिंदगी भर। जो मैं कहूँगा वो तुझे करना होगा। बोल, मंजूर है? अब आशा के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो साहूकार की इस शर्त को मान जाती है, जिसके बदले में साहूकार उसके बेटे के इलाज के लिए पैसे दे देता है और आशा उन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाती है, परंतु खुद जिंदगी भर के लिए गोपाल की गुलाम बनकर रह जाती है। अब गोपाल उसे अपने हिसाब से चलाता। देखते ही देखते गोपाल का अत्याचार गांव वालों पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब सभी गांव वाले गोपाल के इस अत्याचार से दुखी हो जाते हैं। कहीं कुछ ऐसे भी गरीब होते हैं जो उसका कर्ज नहीं चुका पाते और उसके अत्याचार से बचने के लिए खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन सभी गांव वाले मिलकर किशन जमींदार के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, जमींदार साहब, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। उस साहूकार और उसके अत्याचारों से
उस साहूकार का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है हम गांव वालों पर। अभी कुछ दिन पहले आशा उससे उधार लेने गई थी, पर उस नीच इंसान ने आशा को ही अपना गुलाम बना लिया। साहब, अभी कुछ महीने पहले ही मैंने अपने गहने साहूकार को गिरवी रखे थे और बदले में उसने कुछ पैसे लिए थे। मैं उनके सारे पैसे चुका चुकी हूँ, पर फिर भी वो मुझे मेरे जेवर नहीं दे रहा है। हम गांव वाले अनपढ़ हैं, बस इसीलिए वो साहूकार हमसे हमारी जमीन, गहने, पैसे सब कुछ छीन लेता है और हमारे पैसे खाकर आज वो इतना अमीर बन चुका है। मैं आप सबकी परेशानियों को समझ रहा हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी बेबस हो चुका हूँ। मैं खुद भी साहूकार के कर्जे के तले दबा हुआ हूँ। इस तरह से किशन सभी गांव वालों को भेज देता है। गांव वालों के जाने के बाद साहूकार अपने हाथों में कुछ पेपर्स लिए जमींदार के पास आता है और उसकी हवेली के बाहर खड़े होकर किशन से बोलता है, अरे ओ किशन, चल अब इस हवेली को खाली कर, क्योंकि अब तेरी ये हवेली मेरी हो चुकी है। वादे के अनुसार तू 3 हफ्ते के अंदर अपना कर्जा नहीं चुका सका। साहूकार, लगता है तू हिसाब किताब करना भूल गया है, तभी तो समय से पहले मेरी हवेली लेने आ गया। और मैंने तुझसे 3 हफ्ते का नहीं 3 महीने का समय मांगा था, और मेरे पास अभी 2 महीने बाकी हैं। मैं एक साहूकार हूँ, पाई पाई का हिसाब रखना मेरा काम है। मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। यकीन नहीं आता तो इस दस्तावेज को खुद पढ़ ले जिस पर तूने साइन किए हैं। इस दस्तावेज पर साफ साफ लिखा है कि तू 3 हफ्ते का समय लेकर मुझसे ये पैसे उधार ले रहा है, और अगर इन 3 हफ्तों के अंदर तू अपना कर्जा नहीं चुका पाता तो तेरी ये हवेली पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। इतना बोलकर गोपाल दस्तावेज किशन के सामने रख देता है और किशन उस दस्तावेज को पढ़कर हैरान हो जाता है और उससे बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने जिस दस्तावेज को पढ़ा था और साइन किया था उस पर 3 हफ्ते नहीं 3 महीने लिखा हुआ था। गोपाल, ये तेरी कोई चाल है। तूने छल से मेरी हवेली को अपने नाम किया है। तुझे तेरे किए की सजा एक दिन जरूर मिलेगी। ये कलयुग है मेरे भाई, यहाँ किसी को किसी का श्राप नहीं लगता। इतना बोलकर गोपाल अपने कुछ आदमियों को हवेली के अंदर भेजता है और किशन का सामान बाहर फेंकवा देता है, जिसके बाद किशन रोड पर आ जाता है और गोपाल किशन की हवेली का मालिक बन जाता है और खुद से बोलता है, आखिर ये हवेली मेरी हुई और वो किशन जमींदार रोड पर आ ही गया। अब इस गांव में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब इस गांव की सारी जमीन मेरे नाम होगी और इस गांव के गरीब लोग मेरे टुकड़ों पर पलेंगे। देखते ही देखते गोपाल की गुंडागर्दी पूरे गांव में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब सभी लोग गोपाल का नाम सुनकर ही डरने लगते हैं। अब जबरदस्ती गोपाल लोगों से उनकी जमीन के पेपर्स ले लेता और अपने नाम करवा लेता। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन किशन का बेटा रवि, जो कि वकालत करने के लिए विदेश गया था, वो अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके गांव आ जाता है। और जब उस अत्याचारी साहूकार के बारे में उसे पता चलता है तो रवि सभी गांव वालों और अपने पिता से बोलता है, पापा और आप सभी गांव वालों से इस साहूकार ने जो कुछ भी लिया है, इस साहूकार को वो सब कुछ आप लोगों को सूद समेत चुकाना होगा। और मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को आपकी जमीन, पैसे, जेवर और इज्जत सब वापस मिलेगा। जिसके बाद रवि साहूकार की कंप्लेंट सीबीआई वालों के पास कर देता है और सब सीबीआई वाले साहूकार के घर में छापा मारते हैं तो वो कई तरह के असली दस्तावेज पाते हैं, जिसके बाद साहूकार को गिरफ्तार किया जाता है। इसी के साथ धारा 420 और कई तरह की धाराओं के तहत उसकी इस बेईमानी के लिए उसको आजीवन कारावास मिलता है। साथ ही अब गोपाल साहूकार ने गांव वालों से उनकी जितनी भी जमीनें हड़पी थी वो सब उसे वापस करनी पड़ती है। इस तरह से गोपाल साहूकार को उसके किए की सजा मिलती है और गांव वालों को साहूकार के अत्याचार से आजादी। शिक्षा के बल पर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह रवि ने वकालत पढ़कर शिक्षा की जानकारी का उपयोग करके गांव वालों को उस अत्याचारी साहूकार पर जीत हासिल करवाई।